अस्सलाम वालेकुम। हमने लिम्फोमा स्टार्ट किया था और उसमें भी हमने देखा था कि इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, नॉन हॉजकिन और हॉजकिन, ठीक है, जिसमें हमें मास मिलता है लिम्फॉइड फॉलिकल्स का, लिम्फॉइड सेल्स का। और इनको हम नॉन हॉजकिन को फर्दर क्लासीफाई कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ सेल टाइप की, बी सेल्स हैं या टी सेल्स हैं, ठीक है। सेल साइज़ कैसा है, स्मॉल है, इंटरमीडिएट है, लार्ज है, पैटर्न क्या है, डिफ्यूज़ है या क्या है, सरफेस मार्कर्स और साइटोजेनिक ट्रांसलोकेशंस। और उसमें हमने देखा था फर्दर कि स्मॉल सेल्स हो सकते हैं, इंटरमीडिएट और लार्ज सेल्स बी सेल्स हो सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हमने जो है ये उसमें देखा था फर्दर कि स्मॉल सेल्स के अंदर फॉलिक्यूलर होगा, मेंटल होगा या मार्जिनल जोन का होगा, ठीक हो गया। अब जो हमने स्टार्ट करना है कि हम बाद में इसकी जो है डिफ्रेंशिएशन देखेंगे। ये वाला यहाँ से हम स्टार्ट करने लगे फॉलिक्यूलर लिम्फोमा, जो फॉलिक्यूलर जोन में होगा बी सेल्स का लिम्फोमा, ठीक है। अभी हमने फॉलिक्यूलर जोन देखा था पीछे कि वो क्या होता है। अच्छा, तो फॉलिक्यूलर लिम्फोमा किसकी कैटेगरी में आ रहा है, स्मॉल बी सेल्स की। देखो इसमें हमें स्मॉल बी सेल्स के अंदर हमने फर्दर देखे ना फॉलिक्यूलर, मेंटल और मार्जिनल, तो ये स्मॉल बी सेल्स ही हमें यहाँ पे नज़र आएंगे। और इनकी जो सरफेस मार्कर्स होते हैं वो CD20 आपने याद रखना है, ठीक है। स्मॉल बी सेल्स आपको नज़र आएंगे जो फॉलिकुलर लाइक नोड्यूल्स बनाए होंगे उन्होंने, ठीक है। इनकी जो हमारे पास क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होती है वो लेट एडल्टहुड में होती है, मतलब बुढ़ापे में होती है, जो कि मोस्टली हम देख रहे होते हैं, ठीक है। और हमारे पास पेनलेस लिम्फेडिनोपैथी होती है। पीछे हमने लिम्फेडिनोपैथी का एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें हमने देखा था कि पेनफुल होता है, पेनलेस होता है। पेनफुल में हमने देखा था मोस्टली इन्फेक्शस केसेस में होता है, एक्यूट केसेस में होता है। और पेनलेस हमने देखा था कि जिसमें जो है ना कोई कैंसरस मैस बन सकता है या कुछ ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पे जो पेनलेस लिम्फेडिनोपैथी होगी वो जनरलाइज्ड पूरी बॉडी की हुई होगी, ठीक है। इसमें जो ट्रांसलोकेशन होती है वो 14-18 की होती है, ये आपने याद रखनी है, 14-18 की ट्रांसलोकेशन होती है। ये देखिए एक हमारे पास, ये मैंने रॉबिन्स में भी जब पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको एक निमोनिक बताया था कि 2 हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, एक हमारा 14 क्रोमोसोम होता है और एक हमारा 18 क्रोमोसोम होता है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आपने हमेशा याद रखना है कि जो 14 क्रोमोसोम होता है उसके ऊपर हमारी जो है ना आईजी इम्यूनोग्लोबुलिन जीन होती है, ठीक है। और जो हमारा 18 क्रोमोसोम होता है उसके ऊपर हमारी कौन सी जीन होती है, BCL2 की, ठीक है, बक्कल 2 की। अब होता क्या है कि फॉलिकुलर लिम्फोमा में मैंने आपको याद था कि फोलिक्यूलर, ठीक है, 14 फॉलिक्यूलर 14, ठीक है। तो इसमें 14 जो है उससे ट्रांसलोकेशन हो जाती है BCL2 की, सॉरी जो 18 वाला BCL2 होता है वो उठ के ना हमारे पास जो IG वाला लोकस होता है वहाँ पर चला जाता है। जब भी कोई चीज़ आती है ना IG के पास, इम्यूनोग्लोबिन के लोकस पे आती है, उसके पास आती है, तो वो उसकी जो जो भी चीज़ उठ के उसके पास गई होगी उसकी ओवर एक्सप्रेशन होगी। तो यहाँ पे BCL2 की ओवर एक्सप्रेशन होगी। और BCL2 आपने जब पढ़ा होगा एपोप्टोसिस नेक्रोसिस का चैप्टर, तो आपको पता होगा कि BCL2 जो होता है ये एपोप्टोसिस को इनहिबिट करता है, ठीक है। अब जब ये बकल 2 उठ के हमारे पास IG वाले लोकस पे चला जाएगा तो इसकी हाइपर प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाएगी, ओवर एक्सप्रेशन हो जाएगी। ओवर एक्सप्रेशन की वजह से क्या होगा कि पेशेंट को जो है वो जो उसके सेल्स होंगे, कैंसर सेल्स, उनकी एपोप्टोसिस नहीं होगी, वो मल्टीप्लाई करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, ठीक है। तो इसकी ये जो हमारे पास है 14-18 ट्रांसलोकेशन, ये आपने फॉलिक्यूलर से याद रखना है, 14-18 ट्रांसलोकेशन। BCL2 उधर गया IG के लोकस पे, 14 लोकस पे, और उसकी ओवर एक्सप्रेशन हुई और पेशेंट की क्या हुई कि इनहिबिट्स द एपोप्टोसिस, ठीक हो गया। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। ट्रीटमेंट इसका क्या होता है कि पेशेंट्स जो हमारे पास होते हैं, इसको लेते हैं। अच्छा, तो ट्रीटमेंट इसका क्या होता है कि उन लोगों के लिए होता है जो सिम्टोमेटिक होते हैं, ठीक है। और हम कीमोथेरेपी से या रिटुक्सीमैब से जो है, जो इसका हमारे पास ऊपर देखा ना हमने CD20+ एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, उसके खिलाफ हम एंटीबॉडी देते हैं रिटुक्सीमैब, ठीक है। तो उसको वो ख़त्म करने के लिए हेल्पफुल होती है। प्रोग्रेशन इसकी हो सकती है डिफ्यूज़ लार्ज सेल लिम्फोमा है, होता तो ये स्मॉल सेल लिम्फोमा है लेकिन ये डिफ्यूज़ की तरफ जा सकता है, ठीक है। तो इसकी ये कॉम्प्लिकेशन है डिफ्यूज़ सेल लिम्फोमा की। और इसमें क्या होता है कि जो हमारा, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, मैंने आपको बताया ना कि पूरी बॉडी में जनरलाइज जो है ना पेनफुल लिम्फेडिनोपैथी हुई होती है कि अगर फॉर एग्जांपल बॉडी में यहाँ लिम्फ नोड्स हैं तो सारे लार्ज कर रहे होंगे, इनलार्ज इनलार्ज इनलार्ज, ठीक है। लेकिन एकदम से क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये वाला लिम्फ नोड बॉडी का इनलार्ज होना शुरू हो गया, ठीक है, बाकी सारे छोटे हैं लेकिन एकदम से ये वाला इनलार्ज हो गया। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा जो फॉलिक्यूलर लिम्फोमा है ना वो अब डिफ्यूज़ जो हमारा बी सेल, लार्ज बी सेल लिम्फोमा है उसकी तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल ही चीज़ होती है कि अगर आपके पेशेंट ऐसा है जिसको पहले फॉलिकुलर लिम्फोमा था तो उसकी पूरी बॉडी में आपको जनरलाइज लिम्फेडिनोपैथी मिल रही होगी, उसके लिम्फ नोड्स आपको इनलार्ज मिल रहे होंगे, लेकिन एकदम से उसका एक बॉडी का लिम्फ नोड जो है एकदम से बाकियों से ज़्यादा इनलार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि अब जो है ये प्रोग्रेस कर चुका है टू द डिफ्यूज लार्ज सेल लिम्फोमा, ठीक हो गया। अब जो फॉलिकुलर लिम्फोमा होता है इसको हमने डिस्टिंग्विश करना होता है फ्रॉम द रिएक्टिव फॉलिकुलर हाइपरप्लेजिया, ठीक है। हमने याद रखनी है डिस्टिंग्विशिंग चीज़ें। पीछे हमने क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया को जो है उसको डिस्टिंग्विश किया था, क्रोनिक माइलोसाइटिक ल्यूकीमिया को किससे डिफ्रेंशिएट किया था हमने, जो लिकोमाइट्रैक्शन था उससे। पोलीसाइथेमिया वेरा को हमने डिस्टिंग्विश किया था पोलीसाइथीमिया, जो रिएक्टिव पोलीसाइथेमिया था उससे। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने फॉलिकुलर लिम्फोमा को डिस्टिंग्विश करना होता है रिएक्टिव फॉलिकुलर हाइपरप्लेजिया,
ठीक है। अब जो हम इसको कैसे मतलब इसको डिस्टिंग्विश करेंगे ना, फॉलिकुलर लिम्फोमा इज़ अ कैंसर, ठीक है। और रिएक्टिव फॉलिकुलर हाइपरप्लेजिया जो है वो किस केस में होता है कि हमारी बॉडी में जब भी कोई बाहर से एंटीजन आता है तो उसके अगेंस्ट हमारे फॉलिकल्स जो है वो हाइपरप्लेजिया करते हैं उसको मारने के लिए। तो हमने उसको डिस्टिंग्विश भी तो करना होता है ना कि हमें फॉलिकुलर अगर किसी के बॉडी के ज़्यादा मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसको कैंसर ही है। तो हमने डिस्टिंग्विश कैसे करना होता है, उसकी बेसिस पे हम क्या क्या करते हैं। अब इसके लिए पहले ना आप एक चीज़ समझें कि ये हमारा जो है ना एक जो है फॉलिकल है कॉर्टेक्स में जो बी सेल्स का है, वो मैंने आपको बताया दरमियान में हमारा होता है फॉलिकल, ठीक है। उसके बाहर वी हैव द मेंटल जोन और उसके बाहर वी हैव द मार्जिनल जोन, ठीक है। यही बात थी। अब जो हमारे सेंटर होता है ना, अगर किसी भी फॉलिकल का जो है ना किसी भी एंटीजन से एक्सपोजर होता है ना, तो उसके सेंटर वाला पार्ट जो है ना उसको जर्मिनल सेंटर कहते हैं, कि उससे हमें पता चलता है कि ये इस फॉलिकल का जो है ना एक्सपोजर हुआ हुआ एंटीजन से, ठीक है। तो सेंटर वाले रीजन को हम क्या कहते हैं, जर्मिनल सेंटर कहते हैं, ठीक है। अगर कोई ऐसा हमारे पास चीज़ होती है, मतलब कि फॉर एग्जांपल किसी को मैक्रोफेजेस पड़े होते हैं ना वहाँ पे, तो मैक्रोफेजेस का काम क्या होता है, उन्होंने कोई भी चीज़ ज़रूरी होती है उसको मारना, तो उसको खा रहे होते हैं। मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो खा रहे होते हैं, ईटिंग फेगोसाइटोसिस कर रहे होते हैं। तो नॉर्मली तो मैक्रोफेजेस जो है अपोप्टोसिस कर रहे होते हैं सेल्स की, उनको खा पी रहे होते हैं। अपोप्टोसिस जो होती है वो, अगर एपोप्टोसिस के सेल्स मरे हैं तो मैक्रोफेजेस उनको खा रहे होंगे, ठीक है। नॉर्मल तो ये हो रहा था, लेकिन फॉलिकुलर लिम्फोमा में हमने ये बात की कि हमारे जो सेल्स हैं उनकी एपोप्टोसिस नहीं हो रही, ठीक है। ऐसी म्यूटेशन आई है कि एपोप्टोसिस नहीं हो रही, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा कि सेल्स जो है वो बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, उनकी एपोप्टोसिस नहीं हो रही होगी, ठीक हो गया। अब हमारे पास हमने इसी तरह डिस्टिंग्विश करना है इनको, फॉलिकुलर हाइपरप्लेजिया और इनको, ठीक है। अब ये लाइन हमने खींच लेनी है। दिस इज़ ऑफ द ये जो आपको सी वाली डायग्राम दिखाई हुई है, दिस इज़ ऑफ द फॉलिकुलर हाइपरप्लेजिया, ठीक है। दिस इज़ द रिएक्टिव फॉलिकुलर हाइपरप्लेजिया, जो नॉर्मली हो रहा होता है, कोई भी एंटीजन आए तो फॉलिकल्स इंक्रीज करते हैं साइज़ में और उसको मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो प्रोसेस कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ये जो ए और बी डायग्राम्स है ना, ये जो ए और बी डायग्राम्स हैं ये एक्चुअली आपकी हैं ऑफ द, इसको क्लियर करती हूँ फिर बताती हूँ कि दिस इज़ ऑफ द फॉलिकुलर हाइपरप्लेजिया, ठीक है। और ये आपकी जो डायग्राम है दिस इज़ ऑफ द फॉलिकुलर लिम्फोमा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे डिफरेंस देखें ज़रा, कि ये जो फॉलिकुलर लिम्फोमा की स्लाइड है इसमें देखें कितने ज़्यादा आपको फॉलिकल्स नज़र आ रहे हैं, फॉलिकल्स 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 फॉलिकल्स, ठीक है। और यहाँ पे देखें कि आपको इतना बड़ा ये नज़र आ रहा है इस तरह से, ठीक है। तो ये जो है आपका क्या हुआ कि इसने क्या कर दिया है, फॉलिकुलर लिम्फोमा ने जो नॉर्मल आर्किटेक्चर होता है, ये आपको फॉलिकुलर हाइपरप्लेजिया का नॉर्मल आर्किटेक्चर नज़र आ रहा है लिम्फ नोड का, वो बिल्कुल ख़राब हो गया, ठीक है। बिल्कुल ख़राब कर दिया फॉलिकुलर लिम्फोमा ने, जो उसका नॉर्मल आर्किटेक्चर है उसको बिल्कुल ख़राब कर दिया। नंबर वन डिफरेंस, ठीक है। नंबर टू डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे अपोप्टोसिस हो रही है, ठीक है। ये अपोप्टोसिस आपको कैसे नज़र आ रही है, मैं वाइट से शो कर रही हूँ। ये जो खाए हुए हिस्से नज़र आ रहे हैं, ये वाले, ये जो वाइट वाइट स्पॉट्स अंदर नज़र आ रहे हैं, ये आपको ये बता रहे हैं कि यहाँ पे मैक्रोफेजेस एपोप्टोसिस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस यहाँ पे अगर ए और बी फिगर में आप देखें कहीं आपको ये एपोप्टोसिस नज़र नहीं आ रही, इट मीन्स के यहाँ पे कोई एपोप्टोसिस नहीं है। तो सेकंड डिफरेंस हो गया, ठीक है। सेकंड डिफरेंस हो गया, तो टू डिफरेंसेस आपने यहाँ पे देख लिए। और ये जो है यही एक्चुअली हमारे पास जो है ना होते हैं। अच्छा, ये जो टेंजिबल मैक्रोफेजेस होते हैं, ठीक है, ये जो मैक्रोफेजेस ने खा रहे होते हैं ना, इनको हम टेंजिबल मैक्रोफेजेस कहते हैं, ठीक है। क्योंकि मैक्रोफेजेस के अंदर जो है वो जो उन्होंने खाया होता है ना उसको हम कहते हैं टेंजिबल बॉडी मैक्रोफेजेस, ठीक है। ये फॉलिकुलर हाइपरप्लेजिया में हमें नज़र आ रहे होते हैं वरना नहीं नज़र आ रहे, तो यही डिफरेंस है। मैं आपको यहाँ से अब ये क्लियर तीन चीज़ें बताती हूँ कि जो फॉलिकुलर लिम्फोमा के पेशेंट्स होते हैं उनमें क्या होता है कि जो नॉर्मल हमारे पास लिम्फ नोड का आर्किटेक्चर होता है वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। जो हमारे पास टेंजिबल मैक्रोफेजेस होते हैं वो यहाँ पे नहीं होते, ठीक है, क्योंकि वो प्रोसेस नहीं कर रहे होते। उसके बाद खा पी रहे नहीं रहे होते। यहाँ पे क्या होता है कि BCL2, ये BCL है, RCL नहीं है, BCL2 की एक्सप्रेशन जो है वो होती है, ठीक है। और यहाँ पे मोनोक्लोनल सेल्स होते हैं। मोनोक्लोनल मीन्स के एक तरह के सेल्स होंगे, ठीक है। मतलब क्योंकि फॉलिकुलर हाइपरप्लेजिया तो एक ही तरह के बी सेल्स जो हैं वो ज़्यादा हुए होंगे, उनमें कोई वैरायटी नहीं होगी, ठीक है। जबकि इन सब के ऑपोजिट अगर हम देखें तो फॉलिकुलर लिम्फ हाइपरप्लेजिया में उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल मेंटेन रहा होगा। उसमें क्या होगा, फॉलिकुलर हाइपरप्लेजिया में हमें टेंजिबल बॉडी मैक्रोफेजेस मिल रहे होंगे क्योंकि वो खा पी रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे फॉलिकुलर हाइपरप्लेजिया में BCL2 की कोई ओवर एक्सप्रेशन नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे कोई जेनेटिक म्यूटेशन नहीं है। और फॉलिकुलर हाइपरप्लेजिया में जो सेल्स होते हैं वो पॉलीक्लोनल वैरायटी होती है। जैसे ही हमारी बॉडी में कोई एक्सपोजर होता है एंटीजन का, तो हमारी जो फॉलिकुलर हाइपरप्लेजिया रिएक्टिव फॉर्म में होती है वो सारे के सारे सेल्स जो है वो रिएक्ट करते हैं और डिफरेंट फॉर्म्स में डिफरेंट वेराइटीज़ में रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये चार डिफरेंसेस हैं, ये आपको क्लियर एंड कट पता होना चाहिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
उसके बाद आता है मेंटल जोन लिम्फोमा। ये हमारे पास यहाँ पे भी स्मॉल बी सेल्स का ही होगा, क्योंकि हम इसकी टाइप पढ़ रहे हैं। स्मॉल बी सेल लिम्फोमा की टाइप फॉलिकुलर लिम्फोमा हमने पढ़ लिया। मेंटल जोन है, इसमें क्या होगा, मेंटल जोन एक्सपैंड करेगा। ये लेट एडल्टहुड में होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, पेनलेस लिम्फेडिनोपैथी हो जाती है, ठीक है। ये भी लेट एडल्टहुड में है, इसमें भी पेनलेस लिम्फेडिनोपैथी है, ठीक है। ये यही इसका डिफरेंस, यही मतलब ईजी है। उसके बाद यहाँ पे जो ट्रांसलोकेशन होती है वो 11-14 के दरमियान में होती है, ठीक है। 11-14 के दरमियान में होती है। यहाँ पे होता क्या है कि सेम क्रोमोसोम नंबर 14 होता है, जिस पे हमारे पास, मैंने आपको बताया था, आईजी का लोकस होता है। लेकिन इसमें जो दूसरा क्रोमोसोम होता है वो क्रोमोसोम नंबर 11 होता है। फॉलिकुलर वाला मैंने 14 बताया था, ठीक है। ये 11 क्रोमोसोम है, जिसके ऊपर एक हमारे पास जीन है, साइक्लिन D1, ठीक है। जब मैंने आपको इसका निमोनिक बताया था याद करने का, मेंटल सेल लिम्फोमा का, कि एक मैन है, एक आदमी है जो साइकिल पे बैठा हुआ है, जिसके 2 पहिए हैं, ठीक है। तो 2 पहिए क्या है, 11, ठीक है। तो इस तरह से आपने याद रखना है कि मेंटल सेल लिम्फोमा में क्या होता है कि 11 जो हमारे पास क्रोमोसोम होता है, ठीक है, साइक्लिन D1, उसमें जो है वो ट्रांसलोकेट हो जाती है ट्रांसलोकेट हो जाती है टू दिस क्रोमोसोम 14 क्रोमोसोम। और जब भी 14 क्रोमोसोम पे कोई चीज़ आती है तो उसने क्या करना होता है, ज़्यादा हो जाना होता है, ठीक है। तो ओवर एक्सप्रेशन हो जाएगी साइक्लिन D1 की। उसकी वजह से क्या होगा कि साइक्लिन D1 आपकी सेल साइकिल को ज़्यादा करती है। साइक्लिन D1 जो होती है, ये आपको पता होगा कि सेल साइकिल का एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसने सेल साइकिल को चलाना होता है, ठीक है। तो ये फैसिलिटेट करेगी सेल साइकिल को और प्रोलिफरेशन जो है वो बढ़ती जाएगी, ठीक हो गया। फिर आता है मार्जिनल जोन लिम्फोमा। मार्जिनल जोन लिम्फोमा जो होता है, ये भी स्मॉल बी सेल्स का होता है, बिकॉज इसकी थर्ड कैटेगरी में आ रहा है ये। यहाँ पे मार्जिनल जोन की एक्सपेंशन होगी, ऑब्वियसली ईजी सी बात है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि जो मार्जिनल जोन लिम्फोमा होता है ना, इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि ये एसोसिएटेड होता है विद द ऑटो इम्यून डिजीजेज लाइक हाशिमोटो थायरॉइडाइटिस, जॉगरेन सिंड्रोम एंड द एच पाइलोरी गैस्ट्राइटिस, ठीक है। अच्छा, ये आपने एच पाइलोरी जब स्टमक पढ़ा होगा, आपको पता होगा कि उसमें एच पाइलोरी जो होता है, ये एक्चुअली उसमें भी लिम्फोसाइट्स का ज़्यादा लेवल हो जाता है, और ये ऑटोइम्यून डिजीज़ में। तो इसमें मार्जिनल जोन लिम्फोमा जो है ना, इन क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी स्टेट्स के साथ एसोसिएटेड होता है, ठीक है। मार्जिनल जोन जो है वो पोस्ट जर्मिनल सेंटर ऑफ द बी सेल्स की वजह से बनता है। और माल्टोमा जो होता है, ये भी मार्जिनल जोन लिम्फोमा की जो है ना एक कैटेगरी है। और ये आपको पता होगा कि ये गैस्ट्रिक माल्टोमा जो है, ये एच पाइलोरी की वजह से बनता है। और अगर हम इसको ट्रीट करना चाहें तो हमें इस कैंसर को ट्रीट करने के लिए एच पाइलोरी को ट्रीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे मार्जिन जोन तब बनता है जब जर्मिनल सेंटर बनता है, ठीक है, उसकी वजह से ये मार्जिनल जोन आता है। तो ये बात होती है सारी, इसकी इजी सी थी मार्जिनल जोन। अब ये हमारे सारे हो गए स्मॉल बी सेल्स वाले, ठीक है। नॉन हॉजकिन लिम्फोमा की हम बात कर रहे हैं, जिसमें हमने पढ़ लिए हैं स्मॉल बी सेल्स की कैटेगरी में जो आ रहे थे, फॉलिकुलर, मेंटल और मार्जिनल। अब आता है बर्किट लिम्फोमा। मैंने आपको बताया था ये इंटरमीडिएट बी सेल्स का होता है ना, तो इसमें इंटरमीडिएट सेल्स आपको मिलेंगे। इसमें भी हमारे पास जो है CD20 की ही होगी, CD20 की ही हमारे पास जो है ना एक्सप्रेशन होगी मार्कर की, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एप्स्टीन बार वायरस की वजह से बर्किट लिम्फोमा होता है, ठीक है। एप्स्टीन बार वायरस की वजह से होता है, ये आपको पता होना चाहिए, वैसे भी पता होगा कि एप्स्टीन बार वायरस जो होता है ये बर्किट लिम्फोमा करवाता है। अच्छा, उसके बाद जो है आ जाता है कि क्लासिकली जो है एक्स्ट्रा नोडल मास जो है बच्चों में या यंग एडल्ट्स में बनता है। मतलब कि जो लिम्फ नोड्स होते हैं उनके अलग कहीं मास बनता है, ठीक है। ये देखें, ये ज़्यादातर जो है अफ्रीकन में ज़्यादा कॉमन होता है, इस वजह से ये अफ्रीकन इन्होंने दिखाया हुआ है, ठीक है। और ज़्यादातर अफ्रीकन में ये जॉ की इन्वॉल्वमेंट करता है, ठीक हो गया। तो ये बात है। अच्छा, इसमें ना स्टारी स्काई अपीयरेंस आती है। ये क्यों आती है मैं आपको बताती हूँ कि स्टारी स्काई इसलिए आती है क्योंकि इसमें जो दरमियान में हमारे जो मैक्रोफेजेस जो खा पी रहे होते हैं, वो दरमियान में ये टिंजिबल मैक्रोफेजेस हमें नज़र आ रहे होते हैं, क्योंकि इधर पोप्टोसिस तो नॉर्मली हो रही होगी ना। तो इस वजह से ये जो दरमियान वाला है ना, ये आपको ये टिंजिबल मैक्रोफेजेस का एरिया है। और इर्द गिर्द ये जो आपको सारे ब्लू कलर के छोटे छोटे सेल्स नज़र आ रहे हैं, दीज आर द ट्यूमर सेल्स, ठीक है। तो ये जो हमारे पास है ना बर्किट लिम्फोमा की अपीयरेंस, ये स्टारिस का अपीयरेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि मैक्रोफेज दरमियान में खा पी रहे होते हैं, वो कहते हैं कि ये एक स्टार है, ठीक है। और इर्द गिर्द ये जो सारे ट्यूमर सेल्स हैं, इन्होंने स्काई बनाया हुआ है, ठीक है, ब्लू कलर का स्काई है। तो ब्लू स्काई और उसके दरमियान में एक स्टार है, तो वो ऐसे लगता है जैसे स्टारी स्काई है, ठीक है। स्टारी स्काई अपीयरेंस जो है इंटेंजिबल मैक्रोफेजेस और ट्यूमर सेल्स की वजह से बनता है। तो आगे यही लिखा हुआ है कि ये ज़्यादातर अफ्रीकन्स को इन्वॉल्व करता है, ठीक है। अफ्रीकन्स को ही ज़्यादा इन्वॉल्व करता है, जॉ के पोर्शन में ज़्यादा होता है। स्पोरेडिक फॉर्म में अगर हो तो ये एब्डोमेन में होता है, ठीक है। अदरवाइज़ स्पोरेडिक फॉर्म क्या होती है, जो फैमिली में रन नहीं कर रही होती, तो वो एब्डोमेन को भी इन्वॉल्व कर सकता है, लेकिन अफ्रीकन में ज़्यादातर ये जॉ में इन्वॉल्वमेंट करता है। इसमें जो ट्रांसलोकेशंस होती हैं, इसमें भी वही क्रोमोसोम 14 सेम होगा। क्रोमोसोम 14 पे क्या था, IG लोकस था, ठीक है। ये तो सब में सेम था, लेकिन यहाँ पे आ जाता है 8, ठीक है, 8।
अब इसको आपने कैसे याद रखना है, मैंने इसकी निमोनिक जो है रोबिन्स में भी बताया था कि ये अगर फॉर एग्जांपल अफ्रीकन बंदा है, इसके जॉ में है, इसने एक माइक पकड़ा हुआ है, ठीक है, माइक पकड़ा हुआ है जिसमें ये बोल रहा है, ठीक है। तो माइक पकड़ा हुआ है और माइक जो है वो 8 फिगर का है ऐसे करके, ठीक है। तो इसमें जो म्यूटेशन होगी वो मैंने आपको इसी तरह बतानी है कि ये माइक माइक जो हमारे पास ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है। तो क्रोमोसोम नंबर 14 सेम होगा जिस पे आईजी लोकस होगा, ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन का। और जो दूसरा क्रोमोसोम होगा उसके ऊपर हमारे पास MYC जो है माइक, ठीक है, ये जीन होगी और उसका जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो 8 होगा, ठीक है। तो अब निमोनिक से आपको याद रहना चाहिए, तो 8 इज़ अ माइक, ठीक है। तो 8-14 ट्रांसलोकेशन होती है, माइक जो है वो चला जाता है आईजी के ऊपर और उसकी ओवर एक्सप्रेशन हो जाती है, और ये जब माइक ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से भी सेल ग्रोथ जो है वो मेंटेन होती है। अब हाई माइटोटिक इंडेक्स होता है इनका सेल ग्रोथ ज़्यादा होने की वजह से, वो स्टारीज का अपेयरेंस देता है जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फिर एक छोटा सा रह गया है डिफ्यूज लार्ज सेल लिम्फोमा, इसके पार्ट का। इसमें क्या होता है, इसमें लार्ज बी सेल्स होते हैं, स्मॉल बी सेल्स हमने पढ़ लिए, फॉलिकुलर, मेंटल, मार्जिनल, ठीक है। उसके बाद हमने इंटरमीडिएट साइज देखा जिसमें हमारे जो है बर्किट लिम्फोमा के थे। उसके बाद है हमारे पास डिफ्यूज़ लार्ज सेल लिम्फोमा, ठीक है। डिफ्यूज़ लार्ज सेल लिम्फोमा जो होता है इसमें हमारे लार्ज बी सेल्स होते हैं, ये भी CD20 एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, ठीक है। और डिफ्यूज़ इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये डिफ्यूजली ग्रो करते हैं, ठीक है। और ये ज़्यादातर जो है मोस्ट कॉमन फॉर्म है नॉन हॉजकिन लिम्फोमा की, ठीक है। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। अब ये जो है क्लिनिकली एग्रेसिव होता है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड होता है क्योंकि इसमें बड़े बड़े सेल्स हैं ना, लार्ज बी सेल्स हैं। और हमने पहले भी पढ़ा था कि जो हमारा पीछे वाला था फॉलिकुलर लिम्फोमा, उसको अगर हम ट्रीट नहीं करते तो उसमें क्या होता है कि वो डिफ्यूज़ लार्ज बी सेल लिम्फोमा में कन्वर्ट हो सकता है, जिसका हमें कैसे पता चलता है कि एक उनमें से जितने भी हमारे पास मतलब कि जितने भी उसकी जनरलाइज लिम्फेडिनोपैथी हो रही होती है, लेकिन एकदम से एक जो हमारे पास लिम्फ नोड होता है वो एकदम से लार्ज होना शुरू हो जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि फॉलिकुलर बी सेल लिम्फोमा जो है जा रहा है टूवर्ड्स द डिफ्यूज़ लार्ज सेल लिम्फोमा। और इसकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये अडल्टहुड में होता है, ठीक है, लेट अडल्टहुड में होता है ये, मतलब इस एज में होता है। तो ये इस चीज़ें आपकी थी ऑल अबाउट द नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। नेक्स्ट हम हॉजकिन लिम्फोमा करते हैं।